Good morning, would be doctors. How is the Jewish? Good. Would be doctors. First of all, I am really sorry. मैं आपकी क्लास नहीं ले सका पीछे 2 दिन. I was not well. So, would be doctors. तो आपने पहला टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है. दूसरे टेस्ट की आपने तैयारी शुरू कर दी है. लेकिन मैं टेस्ट के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ. बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट बहुत अच्छे ढंग से बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं टेस्ट में. बच्चों, एक तो कुछ बच्चों ने टाइमिंग्स अपने अकॉर्डिंगली कर लिया. कोई बच्चा 1 बजे कहता है मैंने 1 बजे शुरू किया था, कोई 3 बजे, कोई सुबह. तो बच्चों, एक तो मैंने आपको कहा है कि जब भी आपने टेस्ट करना है 2 to 5 करना है. इसकी एक इम्पोर्टेंस है अपनी. ये मैंने टाइम क्यों 2 to 5 रखा है? क्यों आपका फाइनल एग्जाम भी क्या है 2 to 5 ही होना है. तो इससे क्या होगा, आपका एक स्टेट ऑफ माइंड बन जाता है कि 2 बजे आपने एक टेस्ट करना होता है. और जिस दिन आप फाइनल एग्जाम 13 सितंबर को देने जाओगे तो आपको हर रोज आप 2 बजे टेस्ट करते हैं, तो वहां पे भी आपको लगेगा कि अब 2 बज गए, हमने पेपर करना है. दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट कि मैंने जो टाइम कहा है आपने जो टेस्ट करना है 2 to 5 करना है. सेकंड जो मिस्टेक कुछ बच्चों ने की है कि आपने टेस्ट कर लिया, चेक नहीं प्रॉपर किया, बस कर लिया और उसके बाद जो आपके पास अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है उनको नो. बच्चों, आपने टेस्ट जो मैंने कहा था, फर्स्ट यू हैव टू अटेम्प्ट द टेस्ट फ्रॉम 2 to 5. अटेम्प्ट करने के बाद आपका पहला स्टेप क्या है टेस्ट का, कि आपने उसकी प्रॉपर मार्किंग करनी है. सेकंड, बिफोर दैट, कि आपने टेस्ट जो अटेम्प्ट भी करना है वो OMR शीट पे करना है. और मैंने कहा भी था कि जिसके पास OMR शीट नहीं है, जस्ट कॉल मी और व्हाट्सएप मी, आई विल सेंड यू. कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कुछ बच्चों ने उसी के ऊपर ही टिक कर दिए. दैट्स रॉन्ग. तो आपने जो टेस्ट करना है OMR शीट पर ही करना है. तो फिर मैंने आपको क्या कहा था कि फर्स्ट यू हैव टू चेक द टेस्ट प्रॉपरली. आपने रेड पेन से टेस्ट को चेक करना है और उनसे चेकिंग से पहले आपने उस पेपर के ऊपर OMR शीट के ऊपर जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है पहले उनको पूरा फिल कर देना है. एक लाइन ड्रॉ कर देनी है उन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के ऊपर. तो प्रॉपर आपने मार्किंग करनी है. प्रॉपर मार्किंग कैसे करनी है? फिजिक्स, पहले फिजिक्स की मार्किंग करो. कितने क्वेश्चंस आपके पास ठीक हैं, कितने गलत है, कितने अनअटेम्प्टेड हैं, देखो फिजिक्स में कितने मार्क्स बने. फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, हर सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के आपके पास सब्जेक्ट वाइज आपको आपके पेपर के ऊपर लिखे होने चाहिए कि फिजिक्स में मेरे इतने मार्क्स बने हैं, केमिस्ट्री में इतने बने हैं, बायोलॉजी में इतने बने हैं. तो ये भी कुछ बच्चों ने मिस्टेक किया कि टोटल कर दिया. उनसे अगर मैंने पूछा जब कि आपके फिजिक्स का क्या स्कोर रहा, ऐसा कुछ नहीं पता. नो, आपको पता होना चाहिए कि आपका फिजिक्स का क्या स्कोर है, केमिस्ट्री का क्या स्कोर है, बायोलॉजी का क्या स्कोर है, तीनों के अलग, किसमें कितने कितने गलत हैं, कितने अनअटेम्प्टेड हैं, ये आपने जरूर देखना है. फिर नेक्स्ट मैंने आपको कहा था कि अटेम्प्ट करने के बाद, चेक करने के बाद आपने अपने जो क्वेश्चन पेपर है उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर हाईलाइट करने हैं वो क्वेश्चन जो आपके अनअटेम्प्टेड है प्लस रॉन्ग है. तो सबसे पहले आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है सबसे पहले आपने उनको अच्छी तरह अटेम्प्ट करना है. हो सकता है कि टाइम बाउंड के कारण आपके पास ये सभी क्वेश्चंस टेस्ट करते हुए आपसे नहीं अटेम्प्ट हुए, लेकिन आफ्टर द टेस्ट ये क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो सकते हैं. सेकंड, फिर मैंने कहा था कि आपके पास जो गलत क्वेश्चन है, अब आपको पता चल गया कि उनका ये करेक्ट आंसर है,
तो अब देखो, हो सकता है कि आपने उन क्वेश्चंस में क्या मिस्टेक की है। हो सकता है कि कोई सिली मिस्टेक की हो, तो उस सिली मिस्टेक को आप दूर करिए और पेपर के ऊपर लिखिए कि आपने इन क्वेश्चन में ये सिली मिस्टेक्स की हैं। और जब नेक्स्ट आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो पहले अपनी सिली मिस्टेक को जरूर रिवाइज करो कि मैं लास्ट पेपर में मैंने ये सिली मिस्टेक की थी, तो इस पेपर में ये मैंने सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टूडेंट हो, एक पूरे पेपर में 180 क्वेश्चंस में से 5-6 क्वेश्चन तो उसके वो सिली मिस्टेक्स की हो जाती है। अगर वो सिली मिस्टेक्स खत्म हो जाए तो 5-6 क्वेश्चन, मैंने आपको कई बार बताया कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। 5-6 क्वेश्चन के कारण क्या हो सकता है कि आपने मेडिकल कॉलेज जाना हो, आप मेडिकल कॉलेज जाने से रुक सकते हो सकता है कि आपकी एडमिशन दिल्ली में किसी मेडिकल कॉलेज की एडमिशन हो रही हो, लेकिन वो जो आपने सिली मिस्टेक की थी उनके कारण आपकी एडमिशन दिल्ली में नहीं हुई, चंडीगढ़ के 32 मेडिकल कॉलेज में हुई। हो सकता है कि आपकी एडमिशन एम्स में होनी हो, लेकिन जो आपने सिली मिस्टेक की थी उसके कारण आपकी एडमिशन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में हो रही है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस 5 और 6 क्वेश्चंस। तो जब भी आप नया पेपर करते हो तो पहले वाले पेपर में एटलीस्ट ये जरूर रिवाइज करो कि इन पेपर में मैंने ये सिली मिस्टेक्स की थी। तो ये कोशिश करनी है कि ये सिली मिस्टेक्स आपकी रिवाइज ना हो, रिपीट ना हो। तो अगर आपने इस 2 मंथ्स में अपनी सिली मिस्टेक्स को 0 कर दिया तो आपकी पिक्चर चेंज हो जाएगी। क्लियर? और फिर मैंने कहा था कि आपको ये आपके जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं और रोंग क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरह ट्राई करो, और आपके जो रोंग क्वेश्चन ठीक हुए हैं, जो सिली मिस्टेक्स हुए, उनको अलग से लिखो। और जो जिनके आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हैं और आपने बाद में आफ्टर द टेस्ट अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, उनकी छोटी छोटी स्लिपें बनाकर वहीं पे पेस्ट कर दो। ये इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन अब आ गया है। फाइनली आपने जो फाइनल आपकी प्रॉब्लम बचती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, वो मुझे व्हाट्सएप या ईमेल करनी है। तो कोशिश करना बच्चों, नेक्स्ट टेस्ट आपने इसी ढंग से अटेम्प्ट करना है और चेक करना है। अटेम्प्ट में भी कुछ बच्चों ने थोड़ी सी मिस्टेक की है, चलो आपको जैसा है, मैं तो यही कह रहा हूँ कि सबसे पहले बायोलॉजी का पेपर करिए, फिर केमिस्ट्री करिए, फिर फिजिक्स करिए। और जब आप पेपर कर रहे हो, जो आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन लग रहे हैं उनको सर्कल करिए, और सर्कल करने के बाद 2 घंटे में आप पेपर कंप्लीट कीजिए। और फिर उसके बाद क्या करिए, 2 घंटे के बाद आधे घंटे में जो जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सर्कल किए हुए क्वेश्चन हैं उनको फिर अच्छी तरह आधा घंटा देकर उनको अटेम्प्ट कीजिए। फाइनली 2.5 आवर के बाद अपनी हर पहले क्वेश्चन से शुरू हो जाइए और अपना उसका OMR शीट को भरना शुरू कर दीजिए। और उन सभी क्वेश्चन को जब आप OMR शीट पे भर रहे हैं तो हर क्वेश्चन को रिवाइज करते हुए फिल करिए। क्लियर? So would be doctors, this is my 34th lectures of this NEET crash course physics। तो लास्ट लेक्चर में 33rd लेक्चर में मैंने आपके साथ स्टेशनरी वेव डिस्कस किया था। क्या कहा था कि when 2 waves traveling in opposite direction independently or a wave superimpose on its own reflected wave, in that case if they are superimposing on each other, you will get a wave in which at some point the particles are completely at rest, which are known as nodes, and at some points their amplitude become maximum, which are known as antinodes. In this way, in these stationary waves there are points where the particles are completely at rest. Due to that reason this is called stationary wave, and their amplitude is also varying with distance from where to where, from node to antinode.
नोड पे 0 है, फिर 0 से वो बढ़ता जाएगा, एंटी नोड के ऊपर जाकर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर एंटी नोड से कम होना शुरू हो जाएगा, फिर नोड के ऊपर जाके 0 हो जाएगा। तो इन दिस वे स्टेशनरी वेव इज फॉर्म। तो मैंने दोनों केसेस में कहा था कि जब दो इंडिपेंडेंट वेव सुपर इम्पोज करती है, उस केस में जो स्टेशनरी वेव बनती है उसकी इक्वेशन क्या बताई थी, 2r cos kx sin ओमेगा t। एंड देन आई टोल्ड यू कि अगर एक इंडिपेंडेंट एक वेव अपनी रिफ्लेक्टेड वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करती है तो उसमें जो स्टेशनरी वेव बनेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, -2r sin kx cos ओमेगा t बनेगी। तो क्या कहा था कि आपके पास एट ए डिस्टेंस x इक्वल टू, इन केस व्हेन टू वेव्स आर independently traveling in opposite direction superimpose on each other, in that case क्या होगा, at x equal to 0 lambda by 2 3 lambda by 2 means at x is equal to n lambda by 2, these are the points where antinodes are formed, means पहला antinode बन रहा है। और the distance is at x is equal to 2n plus 1 lambda by 4 means lambda by 4 3 lambda by 4 5 lambda by 4, एट दीज डिस्टेंसेस क्या बन रहा है आपके पास, नोड्स बन रहे हैं। बट व्हेन ए वेव इज सुपर इम्पोज ऑन इट्स रिफ्लेक्टेड वेव, इन दैट केस पहले नोड बनेगा फिर एंटी नोड बनेगा, मींस कंडीशंस क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। एट एक्स इज इक्वल टू एन lambda by 2, these are the means 0 lambda by 2 lambda 3 lambda by 2, these are the distances where nodes are formed। And at x is equal to 2n plus 1 lambda by 4 means lambda by 4 3 lambda by 4 5 lambda by 4, these are the distances where antinodes are formed। तो क्या कहा था कि between any two conjunctive nodes or antinodes distance is lambda by 2, node and next antinode is lambda by 4। clear? Now these stationary waves are formed in different जगह के ऊपर ये स्टेशनरी वेव बनती हैं। जैसे आपके पास एक स्ट्रेस स्ट्रिंग है, मींस दिस इज द स्ट्रिंग, स्ट्रेस स्ट्रिंग मींस दिस इज द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के दोनों एंड्स क्या हैं, किसी रिजिड पोर्ट के साथ आपके पास अटैच्ड है। अगर इस स्ट्रिंग को आप डिफरेंट पॉइंट से, मिडल से या किसी और डिस्टेंस से प्लग करते हो तो यहां पे क्या होता है, एक वेव प्रोड्यूस होती है, वो वेव रिजिड पोर्ट के साथ जाके स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं तो यहां पे स्टेशनरी वेव बनती है। एंड दिस स्ट्रिंग कैन वाइब्रेट इन डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन व्हेन इट इज प्लग्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द स्ट्रिंग। इन दैट केस it will vibrate, this is called its, in this case it will vibrate in this mode of vibration, this is called its first mode of vibration। what it is called, this is called first mode of vibration, or this is also known as fundamental mode, इसे हम fundamental mode भी कहते हैं। this is also known as first harmonic, and in this mode of vibration frequency is minimum and that is called फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब आप देखोगे यहां पे इस जो आपके पास स्ट्रिंग है इसकी लेंथ जो है L है, और जो वेव की लेंथ है आपके पास, दिस इज द लेंथ ऑफ वेव, वो कितनी है, लैम्डा बाय 2 है। तो इट मींस दैट यहां पे जो लैम्डा बाय 2 है वो दिस इज इक्वल टू क्या है, L है। तो इट मींस दैट लैम्डा क्या है आपके पास, 2L है। तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अगर इसकी वेवलेंथ ये है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी v बाय लैम्डा दैट इज इक्वल टू v बाय 2L। स्ट्रिंग है, स्ट्रेस स्ट्रिंग में वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, दैट इज अंडर रूट ऑफ t बाय m, where t is the tension of the string, small m is the mass per unit length of the string। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगी, 1 by 2L under root of t by m। so this frequency is called fundamental frequency। अगर इसको हम इसी स्ट्रिंग को 1/4 डिस्टेंस से प्लग करते हैं, 1/4 डिस्टेंस से प्लग करते हैं तो क्या होगा आपके पास, जैसे इसमें एक लूप बना है, इसमें 2 लूप बनेंगे,
this is called its second mode of vibration, or this is also known as second harmonic, and this is also known as first overtone. This is also known as first overtone. इस केस में देखिए स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आपके पास क्या है, L है, और जो यहां पे वेवलेंथ है वो ये वेवलेंथ है, वो कितनी है आपके पास, लैम्डा है। तो इट मीन दैट लैम्डा क्या होगा, L के बराबर होगा। दिस इज अ वेवलेंथ इन दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन, और इस मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, v बाय लैम्डा, दैट इज v बाय L, दैट इज 1 बाय L अंडर रूट ऑफ t बाय L। सो इन दिस वे व्हेन इट इज प्लग फ्रॉम 1/8 ऑफ द डिस्टेंस, आपके पास उसमें जो लेंथ आ जाएगी, आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी 3 लैम्डा बाय 2 आ जाएगी, और लैम्डा क्या आ जाएगा 2L बाय 3 आ जाएगा, और सो ऑन। तो इन दैट केस आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 3 बाय 2L अंडर रूट ऑफ 2 बाय m आ जाएगी। और हियर वी कैन से इन एनी nth मोड ऑफ वाइब्रेशन जो आपके पास वेवलेंथ होनी है दैट इज इक्वल टू 2L by n. In any nth mode of vibration, wavelength is 2L by n. But remember here, n is equal to 1, 2, 3 and so on होगा. Here n is 0 is not valid. और जो फ्रीक्वेंसी होगी किसी भी nth mode of vibration की, that will be equal to क्या होगा, n v by 2L, और that is n by 2L under root of t by n. This is the frequency of any nth mode of vibration. So from here it is very clear that कि ratio of the frequencies in different mode of vibration क्या होगी यहाँ पे 1:2:3 and so on. Means frequency of the first overtone is twice of the frequency of the fundamental mode. So frequency of second harmonic you can say twice of the frequency of the first harmonic. तो आपके पास फर्स्ट हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है मिनिमम है, जिसके कारण से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का है, और फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसे ओवरटोन इसीलिए कहा है जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा है, ओवरटोन ट्वाइस है, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन. सो यहाँ पे रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या आ गया 1:2:3 एंड सो ऑन आ गया. इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है इस स्ट्रेस स्ट्रिंग में क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ हार्मोनिक्स आर एग्जिस्टिंग. जब कभी भी किसी भी ऐसे सिस्टम में ऑल टाइप्स ऑफ हार्मोनिक आर एग्जिस्टिंग, वो जो वहां से जो साउंड ऑब्टेन होती है वो क्या होती है, म्यूजिकल साउंड ऑब्टेन होती है. जैसे गिटार है, गिटार में जब गिटार आपके पास वाइब्रेट करेगी, गिटार की स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करेगी, वहां से जो साउंड ऑब्टेन होगी वो आपके पास क्या होगी, म्यूजिकल साउंड ऑब्टेन होगी. क्लियर. और यहां पे एक चीज याद रखना कि देखो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में दो आपके पास नोड्स बन रहे हैं, एक आपके पास एंटी नोड बन रहा है. सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में तीन नोड्स बन रहे हैं और दो एंटी नोड्स बन रहे हैं. जस्ट रिमेंबर यू कैन से कि इन एनी nth मोड ऑफ वाइब्रेशन n+1 nodes will be formed and n anti-nodes will be formed. Very very important. Clear? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि आपके पास थर्ड हार्मोनिक में कितने नोड्स बनते हैं, कितने एंटी नोड्स बन रहे हैं. n+1 याद रखो. तो थर्ड हार्मोनिक है, n की वैल्यू 3, तो आपके पास क्या होंगे, 4 नोड्स बनेंगे. क्लियर. सॉरी, n की वैल्यू 3, तो आपके पास क्या बनेंगे, 4 नोड्स बनेंगे, और 3 क्या बनेंगे आपके पास, 3 एंटी नोड्स बनेंगे. n+1 नोड्स बनते हैं और n क्या बनते हैं, एंटी नोड्स बनते हैं. क्लियर. तो ये छोटे छोटे से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास आ सकता है. इट कैन बी आस्क्ड कि आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रेस स्ट्रिंग इज गिवन. व्हाट इट इज गिवन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट इज गिवन 200 हर्ट्ज. इट इज आस्क्ड व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स फर्स्ट ओवरटोन. फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है, ट्वाइस ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 400 हर्ट्ज आ जाएगी. क्लियर. तो इस तरह आपने दो चीजें याद रखनी है. wavelength of any nth mode of vibration is 2L by n. Frequency of any nth mode of vibration is n by 2L under root of t by m.
and ratios of the frequency in the different mode of vibration is 1:2:3 and so on. All types of harmonics are existing. Means और आपने ये क्या याद रखना है कि frequency of the first overtone is twice of the frequency of first harmonic. Frequency of second overtone means third harmonic is thrice of the frequency of first harmonic. ये चीजें आपने इसमें याद रखनी है. क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. वुड बी डॉक्टर्स, एक आपने चीज बहुत अच्छी तरह याद रखनी है. कहीं पे भी आपके पास पेपर में लिखा हुआ है, एग्जाम में लिखा हुआ है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब क्या है? इट्स वन एंड इज क्लोज्ड. एक इसका एंड क्या है? क्लोज्ड है. दिस इज द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. अब इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ क्या है आपके पास? L है. अब यहां पे जो स्टेशनरी वेव बनेगी क्या होगा? वही आपके पास कोई वेव है, इसके एक एयर है, एयर एक सॉलिड के सरफेस के साथ जाके स्ट्राइक करेगी. जब वो रिफ्लेक्ट होकर आएगी अपनी रिफ्लेक्टेड वेव के ऊपर सुपर इंपोज करेगी, स्टेशनरी वेव बनेगी. तो क्या होगा आपके पास? जो स्टेशनरी वेव बन रही है इट विल बी लाइक दिस. दिस विल बी इट्स फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन. यहां पे बड़ा क्लियर है कि इसके x इक्वल टू 0 के ऊपर क्या बन रहा है? नोड बन रहा है. और x इक्वल टू l के ऊपर क्या बन रहा है आपके पास? एंटी नोड बन रहा है. यहां पे भी जो आपके पास स्टेशनरी वेव की इक्वेशन होगी, जैसे स्ट्रेस स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव की इक्वेशन क्या थी? -2r sin kx cos ओमेगा t थी. इस केस में भी इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव क्या होगी? -2r sin kx cos ओमेगा t ही होगी. क्लियर? तो अब आपके पास यहां पे जो आपके पास जो वेवलेंथ बन रही है, इस वेवलेंथ की जो लेंथ है वो कितनी है आपके पास? λ/4 है. तो λ/4 यहां पे किसके बराबर होगी? λ/4 इज इक्वल टू क्या होगी? L के बराबर होगी. तो वेवलेंथ क्या आएगी आपके पास? 4L आ जाएगी. इन दिस केस, in this mode of vibration, this is the first mode of vibration, first harmonic. तो here wavelength will be equal to 4L and frequency क्या आ जाएगी यहाँ पे? Frequency is here V by lambda, that is equal to V by 4L. This is the frequency of first mode of vibration. यहाँ पे हम V को, ये velocity किसकी है? Air की है. तो we can't write velocity of transfer waves in air है, we can't write under root of T by m. जो भी velocity दी होगी वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन. इन दिस वे अगर आप सेकंड मोड में जाते हो, सेकंड मोड में क्या हो रहा है आपके पास? क्या होगा? यहां पे एक ही लूप बन रहा था, इस केस में क्या होगा? ऐसे दो लूप बनेंगे लाइक दिस. तो यहां पे आपके पास टोटल वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? दिस इज λ/2, दिस इज λ/4. तो टोटल लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी है? L है. तो यहां पे λ/2 प्लस λ/4, दिस बिकम्स 3λ/4. सो हियर 3λ/4 विल बी इक्वल टू क्या होगा? L होगा. लैम्डा किसके बराबर होगा? 4L/3 होगा. तो यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू 3V/4L होगी. तो दिस इज इट्स सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन. तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या आ रही है? थ्राइस ऑफ द फंडामेंटल. ये इसकी क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से क्या आ रही है? थ्राइस आ रही है. अगर हम इसके लिए जनरल रिजल्ट लिखें, किसी भी nth मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो इसकी वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू 2n+1 वेवलेंथ ऑफ एनी nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, दैट विल बी इक्वल टू 4L अपॉन 2n+1. लेकिन यहां पे याद रखना, यहां पे जो n की वैल्यू है दैट इज वैलिड फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. अगर आपने L की वैल्यू जैसे पीछे वाले केस में 1 ले रहे हो, तो यहां पे भी अगर n की वैल्यू आपने 1 लेनी है तब ये रिजल्ट क्या लिखा जाएगा? 4L अपॉन 2n-1. n इज इक्वल टू 1 मींस कि दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन. और यहां पे जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी nth मोड ऑफ वाइब्रेशन की 2n-1 V अपॉन 4L. फिर मैं एक बार कह रहा हूं कि यहां पे जो n की वैल्यू है दैट इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन है.
जब आप इसको 2n+1 लिखते हो तब n की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 एंड सो ऑन होगी। दिस रिजल्ट इंप्लाइज दैट कि रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इन डिफरेंट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या आ रही है आपके पास यहाँ पे 1:3:5 एंड सो ऑन आ रही है। इट मीन दैट हम यहाँ पे क्या कहेंगे here only odd harmonics are existing 1:3:5 एंड सो ऑन आ रही है, तो इसलिए सिर्फ क्या है odd harmonics are existing। तो जब भी odd harmonics एग्जिस्ट करते हैं तो आपके पास या सिर्फ एक तरह के हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं, उस समय जो साउंड ऑब्टेन होती है वो नॉन म्यूजिकल साउंड होती है, तो मींस उसमें सिर्फ शोर ही आता है आपके पास, दैट इज नॉट ए म्यूजिकल साउंड। तो इट मीन दैट यहां से जो साउंड ऑब्टेन होगी दैट विल बी ए नॉन म्यूजिकल साउंड। क्लियर? एंड यहां पे देखिए फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक नोड बन रहा है और एक एंटी नोड बन रहा है। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में दो नोड्स बन रहे हैं, दो एंटी नोड्स बन रहे हैं। तो इट मीन दैट किसी भी nth मोड ऑफ वाइब्रेशन में यहां पे क्या होगा n मोड्स बनेंगे और n एंटी नोड्स बनेंगे। क्लियर? यहां पे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास ये जो वेव बनती है ये वेव थोड़ी सी आपके पास ट्यूब से बाहर आई होती है। तो ट्यूब से बाहर आने के कारण आपके पास जो वेव की लेंथ होती है वो एक्चुअल लेंथ से ट्यूब की लेंथ से थोड़ी सी ग्रेटर होती है, तो इसलिए हम यहां पे क्या लिख देते हैं 4 × L+E लिख देते हैं। दिस इज रिटन एज L+E। दिस इज हियर E is here known as end correction. What is here small e? Small e is here known as end correction। और ये जो end correction है ये किसके बराबर है 0.3D के बराबर है। This end correction is 0.3D। What is here D? D is the diameter of the tube है। Here D is the diameter of the tube। Clear? तो it is very helpful। ये जो आपके पास closed organ pipe है, it is used to calculate the velocity of sound at root। कहीं पे भी हम velocity of sound कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके पास it can be calculated with the help of this closed organ pipe। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। द नेम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट इज रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या होता है इस रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में? एक आपके पास यहाँ पे ऐसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। ये क्लोज कैसे की होती है? इट इज क्लोज, इट्स वन एंड इज क्लोज विद द सरफेस ऑफ द वाटर। इसमें वाटर है, वाटर के सरफेस के साथ ये आपके पास क्या है ट्यूब क्लोज है। अब लेवल ऑफ वाटर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। इसके दूसरे एंड के ऊपर क्या है आपके पास एक पाइप लगी होती है जिसका एक इसको क्लिप किया होता है, एक तरफ से क्लिप किया होता है। बाय चेंजिंग द व्हाट वी कैन डू बाय चेंजिंग द लेवल ऑफ द वाटर, इस वाटर का लेवल चेंज करके इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की हम क्या करते हैं लेंथ चेंज करते रहते हैं। तो क्या होता है इसमें व्हाट हैपेंस कि क्या करते हैं हम इसमें एक ट्यूनिंग फोक लेते हैं। ट्यूनिंग फोक को हम इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के नजदीक लेकर आते हैं और क्या होता है एक आपके पास एक ऐसी लेंथ ऑब्टेन हो जाती है जिस लेंथ के ऊपर आपके पास एक साउंड ऑब्टेन होती है। सपोज दिस साउंड इज ऑब्टेन्ड एट लेंथ L1 लेंथ के ऊपर एक आपके पास साउंड ऑब्टेन हो जाती है। उसका ये मतलब है कि अगर L1 लेंथ के ऊपर आपके पास साउंड ऑब्टेन हो रही है, इसका ये मतलब है कि आपके पास जो ट्यूनिंग फोक लेकर आ रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी और यहां पे जो आपके पास स्टेशनरी वेव बन रही है उसकी फ्रीक्वेंसी वो आपस में क्या कर रही है मैच कर रही है। फिर हम क्या करते हैं लेवल ऑफ वाटर को और डिक्रीज करते हैं। लेवल ऑफ वाटर को डिक्रीज करके हम क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। अगेन वी आर गेटिंग ए साउंड। सपोज वी आर गेटिंग ए साउंड एट ए लेंथ, कहां पे ऑब्टेन हो रही है लेंथ ऑफ द नाउ द साउंड इज ऑब्टेन एट ए लेंथ ऑफ L2। इसका मतलब ये है कि अब आपके पास जो साउंड ऑब्टेन हुई है, अब लेवल ऑफ वाटर क्या है आपके पास ये है, दिस इज द लेवल ऑफ द वाटर। तो इट मीन दैट आपके पास अब जो साउंड ऑब्टेन हुई है दिस साउंड इज ऑब्टेन एट द सेकेंड, जब आपके पास स्टेशनरी वेव इस और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो स्टेशनरी वेव बनी है और जो एयर वाइब्रेट कर रही है वो कौन से हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है अपने सेकंड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है।
तो हम ये लेंथ भी नोट कर लेते हैं। बाय नोटिंग दिस लेंथ वी कैन कैलकुलेट, आपके पास देखो फर्स्ट हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, दैट इज v अपॉन 4 इंटू L1 प्लस ई आएगी। आपके पास सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे तो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक है, तो ये क्या आएगी 3v अपॉन 4 इंटू L2 प्लस सेकेंड हार्मोनिक के लिए फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, अब 3v अपॉन 4 इंटू L2 प्लस ई आ जाएगी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप इज वेरिंग, बट हियर क्या सेम रह रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या रह रही है, सेम रह रही है। बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस व्हाट वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, v इज इक्वल टू 4, दैट कम्स v इज इक्वल टू, अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या आ जाएगी 2f इंटू L2 माइनस L1 आ जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर जस्ट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय यूजिंग द रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। किस तरह का आपके पास 13 सितंबर को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, कहता है रेजोनेंस ट्यूब इज रेजोनेटेड, a resonance tube is resonated with a tuning fork, a resonance tube is resonated with a tuning fork of frequency 512 hertz. Two successive lengths of the resonated air columns are 16 centimeter and 51 centimeter. The experiment is performed at room temperature, that is of 40 degrees centigrade. Then what is the velocity of sound at this रूम टेम्परेचर। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, इसमें जिसके साथ हमने इसको रेजोनेट किया है, जिस ट्यूनिंग फोक के साथ रेजोनेट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कितनी दी हुई है 512 हर्ट्ज दी हुई है, और रेजोनेटिंग पॉइंट कहां कहां पे आ रहे हैं, दे आर कमिंग एट लेंथ L1 इज 16 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है L2 इज 51 सेंटीमीटर। आप जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आपके पास क्या है 2 इंटू F is where, that is 512 multiply by L2 is here 51 centimeter minus L1 is here 16 centimeter। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड here comes in सेंटीमीटर पर सेकेंड और उसके बाद में आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसके ऊपर आ जाती है, सुनिए, और आई भी हुई है किसी पीएमटी में, ये एआई ऑल इंडिया पीछे एआई पीएमटी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। व्हाट इज द क्वेश्चन, कहता है ट्यूनिंग फोक हैविंग ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 340 वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज वाइब्रेटेड जस्ट अबव ए सिलेंड्रिकल ट्यूब, height of the tube is 120 centimeter, water is slowly poured in it, what is the minimum height of the water required for a resonance। तो अब देखिए आपके पास एक ये रेजोनेंस ट्यूब है, इस रेजोनेंस ट्यूब की क्या दी हुई है, उसने रेजोनेटिंग ट्यूब की टोटल लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, आपके पास टोटल लेंथ ऑफ दिस रेजोनेंस ट्यूब इज गिवन 120 सेंटीमीटर। क्लियर, वो कह रहा है कि हम इसमें, कहता है व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ द वाटर, मिनिमम हाइट ऑफ वाटर क्या होगी, जस्ट टू हैव दी फॉर दी रेजोनेंस। देखो पहले हम देख लें व्हाट वी कैन कैलकुलेट। फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ हम इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली रेजोनेटिंग लेंथ क्या आएगी, L1 इज इक्वल टू V/4 के ऊपर आएगी। V अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दैट इज गिवन 340 और F क्या दिया हुआ है, F इज गिवन हियर दैट इज आल्सो 340। तो इट मीन दैट आपके पास पहली रेजोनेटिंग लेंथ क्या आ गई 25 सेंटीमीटर, पहली रेजोनेटिंग लेंथ आ गई। अब याद रखना ये जो लेंथ है दिस इज द लेंथ ऑफ एयर कॉलम, ये आपके पास किसकी लेंथ है, एयर कॉलम। तो आपके पास यहाँ पे वाटर कॉलम की लेंथ क्या आ जाएगी, that will be 120 minus 25, this will be 95 सेंटीमीटर। वाटर कॉलम की लेंथ क्या आ गई यहाँ पे 95 सेंटीमीटर आ गई। नाउ अब आप सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ निकाल लीजिए। सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ क्या होगी, थ्राइस ऑफ दिस रेजोनेटिंग लेंथ दैट इज 3 of L1, that will be 75 सेंटीमीटर
तो correspondingly for this resonating length of water क्या हो जाएगी, that will be 120 minus 75, this will be 45 centimeter. Second resonating length of water क्या आ गई आपके पास, 45 centimeter आ गई. अब थर्ड resonating length क्या होगी, that is 5 of L1, that will be 125 centimeter. And correspondingly length of water क्या हो जाएगी इसमें, length of water will be 120 minus 125 minus 5 centimeter, which is not possible. तो it means that third resonating length आएगी नहीं आपके पास. तो it means that आपके पास यहाँ पे दो ही resonating length आएगी और दो resonating length आएगी. तो it means that you can say here minimum length of the water will be 45 centimeters. So this is very important question. So minimum length of the water required is here 45 centimeter. Clear? Next है आपके पास formation of stationary waves in both ends closed organ pipe. अगर दोनों end closed हैं, देखो जब दोनों end closed होंगे तो mention होगा both the ends closed organ pipe. तो both the ends closed हैं, तो इसमें क्या होगा, this will be its first mode of vibration. ये इसका first mode of vibration होगा. इसका second mode of vibration क्या होगा, ये इसका second mode of vibration होगा. This is its second mode of vibration and so on. तो यहाँ पे फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या है आपके पास, देखिए डायग्राम से बड़ा क्लियर है. इट इज वेरी सिमिलर टू द स्ट्रेस स्ट्रिंग. तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस क्लोज्ड बोथ द एंड्स क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज वेरी सिमिलर टू द स्ट्रेस स्ट्रिंग. तो यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ एनी nth मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या आ जाएगी, दैट विल बी 2L by n. और फ्रीक्वेंसी क्या होगी nth मोड ऑफ वाइब्रेशन में, nV by 2L, where n is equal to 1, 2, 3 and so on. It is very clear that here ratio of the frequencies will be 1:2:3 and so on. It is very clear that here all harmonics are existing. Here it is very clear that as all harmonics are existing, it means that here sound obtained will be the musical sound. Clear? So this is the both the ends closed organ pipe. और जब ये मेंशन किया ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप का क्या मतलब है कि इसका आपके पास दोनों एंड्स ओपन है. इसके क्या है, दोनों एंड्स ओपन है. व्हेन बोथ एंड्स आर ओपन, दिस इज आल्सो वेरी सिमिलर टू द but here form of the wave is not similar to the stress string. This is the first mode of vibration and this is its second mode of vibration and so on. But if you will find that here also the wavelength of any nth mode of vibration will be 2L by n. Frequency of any nth mode of vibration will be nV by 2L. But here at x is equal to 0, what you are getting, antinode. Here also x is equal to L, you are getting the antinode. Here in this case, one node is at first mode of vibration, one node and two antinodes are formed. In second mode of vibration, you are getting 1, 2, 3, 3 antinodes and two nodes are forming and so on. Or you can say any nth mode of vibration, here n plus 1 antinodes are formed, n is the nodes are formed. So it is opposite to the stress string and both the ends closed organ pipe. क्योंकि वहां पे क्या है, in any nth mode of vibration n antinodes are formed, n plus 1 antinodes are formed. But here in any nth mode of vibration n plus 1 antinodes are formed, n is the nodes formed. Here slightly the one thing is more different from the stress string. क्या है वहां पे जो स्ट्रेस स्ट्रिंग एंड बोथ एंड्स क्लोज्ड ऑर्गन पाइप से क्या डिफरेंट है, उन दोनों केसेस में इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव क्या थी, -2r sin kx cos ओमेगा t थी. बट हियर द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव विल बी तो हियर दो इंडिपेंडेंट वेव सुपर इंपोज करेंगी, उसके कारण स्टेशनरी वेव बनेगी. तो हियर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव विल बी 2r cos kx sin ओमेगा t होगी. क्लियर? और आपके पास यहाँ पे एंड ये जो एक्चुअली लेंथ ऑफ द वेवलेंथ होगी वो थोड़ी सी यहाँ से भी इससे भी ज्यादा होगी, थोड़ी इधर भी बाहर होगी. तो यहाँ पे जो आपके पास वेवलेंथ ऑफ एनी nth मोड ऑफ वाइब्रेशन लिखी जाएगी
L plus 2E लिखी जाएगी। व्हाट इज हियर E? E इज हियर अगेन एंड करेक्शन। तो यहाँ पे L क्या होगा? L plus 2 से अगर एंड करेक्शन मेंशन करनी है तो यहाँ पे 2E लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या थोड़ी सी वेव इस ओपन एंड से बाहर होगी और थोड़ी सी वेव इस ओपन एंड से बाहर होगी, तो दो तरफ से हमारे पास एंड करेक्शन है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया इसका L plus 2E लिख दिया। ऑन द होल वी कैन से फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ फॉर दिस स्ट्रेच स्ट्रिंग बोथ एंड्स क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप, ये दोनों चीजें क्या है, ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन तीनों के लिए क्या है? सेम है। और आपके पास लेकिन क्या होगा? आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टेस्टिंग और आपके पास बोथ एंड्स क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव भी सेम है, और जो आपके पास किसी nth मोड ऑफ वेरिएशन में वहां पे n आपके पास क्या बन रहे हैं? एंटी नोड्स बन रहे हैं, n+1 नोड्स बन रहे हैं। लेकिन इस बोथ एंड्स ओपन ऑर्गन पाइप में और सिंपल वी कैन से ओपन ऑर्गन पाइप में इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव क्या है? 2r cos kx sin ओमेगा t है। और यहाँ पे किसी भी nth मोड ऑफ वाइब्रेशन में n+1 एंटी नोड्स बन रहे हैं और आपके पास क्या है? n नोड्स बन रहे हैं। क्लियर? सो बच्चों, इसमें एक और टॉपिक रह गया जिसको कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ कवर अप करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच वुड बी डॉक्टर्स। सो वुड बी डॉक्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरी ये सारी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। सो वुड बी डॉक्टर्स, आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है और कोरोना को हराना है, इंडिया को जिताना है। तो इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषध्या शांति वनस्पते शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सब शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।